विद्यार्थियों नमस्कार, मैं नवनीत श्रीवास्तव। स्वतंत्र भारत में राजनीति, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, कक्षा 12वीं के लिए इसका अध्याय 5 है, राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। चूंकि हम कांग्रेस प्रणाली और उसकी चुनौतियां देख रहे हैं, कांग्रेस प्रणाली में हमने इंदिरा गांधी के बारे में बहुत कुछ अध्ययन किया है, किस प्रकार से सिंडिकेट की मदद से इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी और बाद में सिंडिकेट इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाता है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनवाया था कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है और ये हमसे ही सलाह लेकर के कार्य करेंगी, किंतु इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और इस प्रकार इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच गुटबाजी प्रारंभ हो गई। 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई, यानी कि जब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट की जो गुटबाजी थी वो 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में सबके सामने खुल करके आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो कि भारत के प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति पद का राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। यानी तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, भारत में राष्ट्रपति का पद खाली था और इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद, चूंकि इंदिरा गांधी असहमत थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस उस समय के लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने में सफल हो गई। कौन हो गई? कांग्रेस और सिंडिकेट, जबकि इंदिरा गांधी उससे सहमत नहीं थी। नीलम संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी सहमत नहीं थी। तो कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया गया था और एन संजीव रेड्डी, इनका शॉर्ट में नीलम संजीव रेड्डी की जगह एन संजीव रेड्डी नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है, से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। यानी नीलम संजीव रेड्डी की इंदिरा गांधी से राजनीतिक रूप से अनबन चल रही थी, बहुत दिनों से चलती आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी, इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति, हमारे देश की अगर राष्ट्रपतियों का इतिहास देखा जाए तो ज़्यादातर हमारे यहाँ वही राष्ट्रपति बने जो उपराष्ट्रपति पद पर थे। तो उस समय तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, इंदिरा गांधी ने उनको आगे बढ़ाया और बढ़ावा देने के लिए वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरे। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए और एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, किसी का समर्थन नहीं, आप तो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद का नामांकन भर दो, ऐसा इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी से कहा। और इंदिरा गांधी ने जब उनसे कहा बीबी गिरी से, तो 14 अग्रणीय बैंकों की राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रीवी पर्स को समाप्त करने जैसे कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की थी। यानी इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 14 अग्रणीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था उन्होंने। उस समय जो बैंक थे भारत में 14 सबसे अच्छे बैंक जो चलते थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार, पहले जो भी देसी रियासतों के भूतपूर्व राजा और महाराजा थे इनको विशेष अधिकार था, यानी इसे प्रीवी पर्स कहा जाता था। राजा महाराजाओं को, यानी भूतपूर्व राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे।
इसी को कहा जाता था प्रीवी पर्स। यानी प्रीवी पर्स का मतलब था भूतपूर्व राजा महाराजाओं को विशेष अधिकार। उस समय तक जो भी भारत के भूतपूर्व राजा महाराजा थे इनको विशेष अधिकार दिए गए थे और यह था प्रीवी पर्स। तो इंदिरा गांधी ने उस समय नीलम संजीव रेड्डी को स्वतंत्र राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने 14 अग्रणीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को जो विशेष अधिकार प्राप्त थे, इसको प्रीवी पर्स के नाम से जाना जाता था, इसको उन्होंने समाप्त कर दिया था और कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की थी। और इंदिरा गांधी ने इसके साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी थे। चूंकि मोरारजी देसाई भी इंदिरा गांधी के विरोधी थे, नीलम संजीव रेड्डी से अनबन चल रही थी, सिंडिकेट भी नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में थी। तो केवल इंदिरा गांधी ने अपने बल पर, अपने बूते पर नीलम संजीव रेड्डी को नामांकन पत्र भरवाया राष्ट्रपति पद का। साथ ही साथ 14 अग्रणीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और भूतपूर्व राजाओं को जो विशेष अधिकार मिले थे प्रीवी पर्स, इसको उन्होंने समाप्त करने के पश्चात कुछ और जनप्रिय नीतियों की भी घोषणा की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे। दोनों मुद्दों पर, राष्ट्रपति के मुद्दे पर और प्रीवी पर्स की समाप्ति पर, नीलन के मोरारजी देसाई और प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी, इनके बीच गहरे मतभेद सामने आए। मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। मोरारजी तो सरकार को से किनारा कर गए। गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे। पहले भी कभी कभी ऐसे मतभेद कांग्रेस के बीच आ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। पहले भी ऐसे मतभेद आए, कभी मोरारजी देसाई से, कभी किसी और से इंदिरा गांधी के मतभेद होते रहे, लेकिन यह मामला कुछ अलग था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। मतलब सिंडिकेट और मोरारजी देसाई गुट जो था वो चाहता था कि ये राष्ट्रपति चुनाव है, इसमें दोनों गुटों की ताकत को आजमा लिया जाए। सिंडिकेट और कांग्रेस की तरफ से एन संजीव रेड्डी और इंदिरा गांधी की तरफ से बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया और दोनों गुटों में एक बात उभर कर सामने आई, मतभेद उभर कर सामने आया और सोचने लगे कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में इस बात को देख ही लिया जाए, ताकत आजमा ली जाए, ताकत सिंडिकेट में ज्यादा है या फिर इंदिरा गांधी। लेकिन इस बार तो यहां पर होता क्या है, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? एस निजलिंगप्पा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा एस निजलिंगप्पा ने क्या किया था उस समय? उस समय के कौन थे? कांग्रेस अध्यक्ष थे। तो एस निजलिंगप्पा ने क्या व्हिप जारी किया? व्हिप का मतलब होता है एक अनिवार्य आदेश जिसका पालन करना अनिवार्य। किसके लिए जारी किया था उन्होंने? कांग्रेस सांसद और विधायक पार्टी के अधिकारी उम्मीदवार संजीव रेड्डी को वोट डालें। यानी कांग्रेस अध्यक्ष कह रहा है, व्हिप जारी करके, एक अनिवार्य आदेश जारी करके कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक
और कांग्रेस पार्टी के जो विशेष लोग हैं, वो सभी लोग जिनको मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति चुनाव में, वो सभी लोग संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट करें। जब कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा कह रहा है तो पूरी कांग्रेस को तो देना है, सारे सांसदों को, सारे विधायकों को। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की। इंदिरा गांधी के जो सदस्य थे उन्होंने कहा अखिल भारतीय कांग्रेस की एक बैठक की जाए जिसमें निजलिंगप्पा जी शामिल हो, उनकी अध्यक्षता में, और सारे कांग्रेस के सांसद विधायक सब लोग इकट्ठे यहां हो जाए। लेकिन उसकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई क्योंकि विरोधी गुट की थी इंदिरा गांधी, तो उनकी जो याचना थी कि एक अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक की जाए, लेकिन वो मानी नहीं गई। बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुलेआम अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। क्योंकि इंदिरा गांधी भी उस समय कांग्रेस पार्टी से थी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष निजलिंगप्पा थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने से पहले, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पहले सांसद या विधायक होता है, एक सांसद होता है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो भी पहले एक जगह से या कहीं दो जगह से, जहां से भी, सांसद पहले हैं तब प्रधानमंत्री बाद में। जो भी कोई मुख्यमंत्री होता है पहले विधायक होता है, फिर जाकर के वो मुख्यमंत्री बनता है। तो निजलिंगप्पा जी ने जो व्हिप जारी किया था वो किया था किसके लिए? सांसदों को और विधायकों को, कि वो जाकर के एस संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट डालें। चूंकि इंदिरा गांधी भी सांसद थी तो बाध्य तो वो भी थी वोट डालने के लिए, तो उन्होंने छुपे तौर पर किसकी? बीबी गिरी का समर्थन करते हुए उन्होंने छुपे तौर पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि वोट आप अपनी अंतरात्मा से डालिए। मतलब मन से तो नहीं कह पाई, वो सार्वजनिक रूप से मंच पर नहीं कह पाई कि बीबी गिरी को दीजिए। भले ही एस निजलिंगप्पा ने आदेश जारी किया है कि आप संजीव रेड्डी के पक्ष में वोट कीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने मंच से सीधा सीधा कहा था कि आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट डालिए, जो आपकी अंतरात्मा कहे उसको वोट दीजिए। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मनमर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी ही विजय हुए। इंदिरा गांधी का डंका बज गया, विजय बीबी गिरी हुए। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीव रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। एन संजीव रेड्डी कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी ने ही खड़ा किया था, लेकिन बीबी गिरी स्वतंत्र उम्मीदवार थे। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। अब तो कांग्रेस पार्टी का जो आधिकारिक उम्मीदवार था वो हार गया, तो कांग्रेस पार्टी का टूटना तय हो गया, क्योंकि वोट तो कांग्रेस ही गए होंगे। वहां पर बीबी गिरी को जो वोट मिले होंगे वो कांग्रेस के गए होंगे, तब तो बीबी गिरी जीते, अन्यथा जीत ही नहीं सकते थे। कांग्रेस का इतना बहुमत था उस समय, बीबी गिरी कहां से जीत जाते। तो यहां कांग्रेस का टूटना तय था। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो अपनी पार्टी से किसी भी व्यक्ति को सस्पेंड कर सके, निलंबित कर सके, हटा सके। तो उन्होंने सबसे पहले इंदिरा गांधी को कांग्रेस पद से हटा दिया, कांग्रेस की सदस्यता से हटा दिया। इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। इंदिरा गांधी कहने लगी आप हमें किस आधार पर हटा रहे हैं, मैं ही असली कांग्रेस हूं। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाले कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाले खेमे को कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहा जाने लगा। यानी सिंडिकेट की अगुवाई वाले को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था, और इंदिरा गांधी वाले खेमे को कांग्रेस रिक्विजनिस्ट कहा जाने लगा। इंदिरा गांधी का रिक्विजनिस्ट और वो ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन और रिक्विस्ट इनका नया नाम आ गया। कांग्रेस में दो टुकड़े हो गए, ऑर्गेनाइजेशन और रिक्विजनिस्ट। इन दोनों दलों को क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा गया। दोनों दलों को पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस, यानी ऑर्गेनाइजेशन को पुरानी कांग्रेस और इंदिरा गांधी की कांग्रेस को नई कांग्रेस का नाम दिया जाए। इंदिरा गांधी ने पार्टी की इस टूट को, यानी इंदिरा गांधी ने देखा पार्टी अब टूट चुकी है, तो इस टूट को उन्होंने क्या किया, विचारधाराओं की लड़ाई के रूप में पेश किया।
उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातन पंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। प्रीवी पर्स की समाप्ति, हम इसमें देखेंगे प्रीवी पर्स की समाप्ति किस प्रकार से इंदिरा गांधी के द्वारा की गई। प्रीवी पर्स का मतलब होता है भूतपूर्व राजाओं को जो विशेष अधिकार दिए गए थे उन अधिकारों को किस प्रकार से समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स की समाप्ति, पहले अध्याय में हमने देसी रियासतों के विलय के बारे में पढ़ा था। हमने पहले पढ़ा था देसी रियासतों का विलय कैसे हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे यहाँ की जो देसी रियासतें थी उनको कैसे भारतीय संघ में शामिल किया था। देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि रियासतों को तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। जब देसी रियासतें सम्मिलित की गई थी भारतीय संघ में, उन्हें समाप्त किया गया था, तो भारतीय सरकार ने यहाँ के जो देसी रियासतों के शासक हुआ करते थे उनको आश्वासन दिया था कि आपको निजी संपत्ति रखने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीजें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात का आधार मानकर तय किए जाएंगे कि जिस राज्य का विलय किया जाता है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। मतलब उनको जो आश्वासन दिया था कि आप निजी संपत्ति रख सकते हो और कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। और निजी संपत्ति और भत्ते का अधिकार दिया गया था उनके देश रियासत से राजस्व कितना आता है, कितनी बड़ी रियासत है उतना उनको भत्ता दिया जाएगा और उतनी ही उन्हें निजी संपत्ति रखने का भी अधिकार दिया जाएगा। ये उस समय उनसे कहा गया था। इसी व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा गया। राज्यों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई विशेष सुविधाओं की इस कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य ही प्रमुख था। उस समय जब उन्होंने विलय किया था और उनको जो विशेष अधिकार दिए जा रहे थे देसी रियासतों के राजाओं और महाराजाओं को, तो उस समय उसकी कोई खास आलोचना नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय महत्वपूर्ण था हमारे देश की अखंडता, हमारा देश में ये शामिल हो जाए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और सामाजिक आर्थिक न्याय के सिद्धांतों से मेल नहीं खाते। हमारे देश के संविधान में सामाजिक समानता का जो अधिकार दिया गया है इससे ये मेल नहीं खाते, क्योंकि उन्हें विशेष अधिकार दिए गए थे। नेहरू ने कई दफे इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया था। 1967 के चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करने की मांग का समर्थन किया। 1967 का जब चुनाव हुआ, इंदिरा गांधी विजयी हुई, तो उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। मतलब देसी राजाओं महाराजाओं को, भूतपूर्व राजा महाराजाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाए, बिल्कुल कॉमन मैन की तरह हो जाएंगे। मोरारजी देसाई प्रीवी पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। मोरारजी देसाई कहते थे प्रीवी पर्स को समाप्त करना देसी रियासतों के साथ विश्वासघात की तरह होगा, क्योंकि वो मानते थे कि जब हमने उनकी रियासत का विलय किया था तो भारत सरकार ने उनसे वायदा किया था, आश्वासन दिया था कि आपको विशेष अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन बाद में उनको विशेष अधिकार समाप्त कर देना ये उनके साथ विश्वासघात होगा, ऐसा मोरारजी देसाई जी का कहना था। प्रीवी पर्स की व्यवस्था को खत्म करने के लिए सरकार ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूर नहीं हो सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने इसे 1971 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें जन समर्थन भी खूब मिला। 1971 में मिली भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रीवी पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी अड़चनें खत्म हो गईं। यानी 1971 में इंदिरा गांधी ने जाकर के 1971 में ये प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया।